हाय, वेलकम टू मैथ्स मैकेनिक्स। आज सिद्धांत बेंच का पहला दिन है और आज सिद्धांत बेंच भी अनाउंस हो मैंने कर लिया था, कल ही कर लिया था। और ये बेंच के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, किसको पता है और किसको पता नहीं है। इस बेंच में मैंने पूरा का पूरा ट्वेल्थ इस बेंच में मैं कवर करूंगा और आज से उसका स्टार्ट हो रहा है। और ये लगभग अक्टूबर से पहले खत्म हो जाएगा ना, अक्टूबर से पहले ना, अक्टूबर लास्ट तक पकड़ लो, है ना। इससे पहले मैं खत्म कर लूंगा इस बैच को। और इस बैच में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, मतलब एकदम डिटेल के साथ। ट्वेल्थ में हर एक एनसीईआरटी कवर करूंगा, जेई कवर करूंगा और स्टेट बोर्ड का कवर करूंगा, पूरा का पूरा कवर करूंगा इसमें। इस बैच में मैं ऐसे डिजाइन किया है इस बैच को, जैसे मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंबाइन किया है। मैंने लास्ट 6 ईयर से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं और मेरे को अच्छा खासा पता है कहां पर ऑफलाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, कहां पर बच्चे फंस रहे हैं, क्या बेसिक चाहिए होता है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, जनरली पूरा का पूरा प्लान होते हैं, एकेडमिक के प्लान होते हैं और एकेडमिक का प्लान हिसाब से हमको चलना पड़ता है। अब इसमें हम इतना ध्यान नहीं दे पाते, जो कोई एब्सेंट हो गया क्लास में, सोच लो कोई है ऐसे जो समझ नहीं आ रहे, उसको ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, तो थोड़ा 11th का चाहिए, कुछ भी ऐसा होगा जो रिवीजन चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस बेस में मैं कैसे करूंगा, जो कोई 11th थोड़ा कम हुआ है और थोड़ा मतलब तुमको समझ पता है ना 11th किसका प्रॉब्लम हो रहा है, किसने छोड़ दिया है और किसने ऐसे हो जाए होता है जो 11th बिल्कुल नहीं किया है और डायरेक्ट 12th में पढ़ाई करने के लिए ट्राई किए। और उसमें क्या होता है, मैं ऑफलाइन में पढ़ाना मुश्किल होता है। मतलब कोई मेरे को ऑफलाइन में पूछेगा सर मैं 11th का ये पढ़ा लो और मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं तो मना कर देता हूँ, है ना। क्योंकि 11th पूरा पढ़ा के उसके बाद 12th समझ आना वो दिक्कत बात है। बट इधर मैं पढ़ा सकता हूँ। इधर क्यों पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने सोच लो मेरे को लग रहा है 11th का ये टॉपिक है और इसमें बच्चे फंस रहे, तो मैं इसको आधा घंटा में 1 घंटा में एक पीपीटी बना के प्रेजेंट कर सकता हूँ। और उसमें से कोई डाउट होगा तो मेरे को क्लास में पूछ सकते हो, और जो ऑनलाइन किए हैं, जो ऑनलाइन से है, वो तो रेगुलर में समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं इसमें भी। चलो, तो इस बैच में तो इसमें मैं इस बैच में मैंने क्या क्या पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो वो ये बैच का नाम सिद्धांत है। मैंने बैच नाम दिया इसलिए दिया क्योंकि देखो मैथ्स मैकेनिक है ना। अब मैंने इस बैच को पर्टिकुलर, तुम जब भी देखोगे सिद्धांत बैच में जब भी कोई कुछ आएगा तो तुम्हारे रिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें मेरा प्लान है 8th 9th 10th भी होगा, 11th 12th होगा। मैंने एनसीईआरटी कवर करूंगा, जेई कवर करूंगा और कितने सारे बैच अभी मैं रिवीजन के लिए सोच रहा हूँ सीईटी के लिए। तो कितने सारे पढ़ाना होगा और तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये कौन सा वीडियो है, वो किसका वीडियो है, तुमको कुछ नहीं है। बस तुम 12th स्टूडेंट हो, तुम्हारा सिद्धांत बैच में जो आएगा वो तुमको देखना है और बाकी जो आएगा वो तुमको इग्नोर करना है, बस इतना है। तो पहले इस बैच का पहला दिन में हम पहले इस बैच में क्या क्या होगा वो डिसाइड कर लेंगे। चलो देखो, इस बैच में ये पूरा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उन्होंने क्या लिखा है, देखो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अंदर ये तीनों होगा। क्या क्या? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों चैप्टर। ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, सीबीएसई का। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी एक पार्ट है उसका। देखो ये क्वेश्चन कैसे हमें पता है क्या, जैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जेई का सिलेबस में नहीं है, बट 26 में पूछ लिया है, जेई का 26 में, है ना। और सीईटी में तो पूछता है ना, हर एग्जाम में पूछता है। ये अलग टॉपिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी में किसी ने पढ़ा लेते हैं, है ना, दोनों मिक्स करके हो जाता है। तो ये पार्ट है डेरिवेटिव वाला पार्ट, एप्लीकेशन डेरिवेटिव पार्ट, इंडेफिनाइट पार्ट, डेफिनाइट पार्ट, एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये पूरा जो पार्ट है ना, इसको ये बोलते हैं कैलकुलस पार्ट, है ना। मैंने तुमको पहले ही बोल देता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब सोच लो किसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ नहीं आया, उसको डेरिवेटिव समझ नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स सबसे ज्यादा यूज होगा इधर। पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स डेरिवेटिव में यूज होगा, नहीं होने वाले। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला डेरिवेटिव में यूज होने वाले, वो नहीं होगा।
मान लो ये पता है, देखो ना, तो मैंने 6 साल से पढ़ा रहा हूं, ये सीक्वेंस मैंने बनाया है ना, सबका सब टीचर का अलग अलग होता है, मैंने ये सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। मैं ऐसे मानता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुआ है तो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव होगा तो एप्लीकेशन होगा। बेसिकली देखो ना, डेरिवेटिव नहीं होगा तो उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ये होगा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखो मैंने ऑफलाइन बच्चों को भी बोला था मैंने पहले ही, जे खामोखा इसको ना डेफिनेट इंटीग्रेशन ना डिफिकल्ट बोलते। ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव तुमको पता नहीं है, समझ आया ना क्या बोल रहा हूं, तुमको ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव पता नहीं है तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव ये तीनों पता नहीं है, तो ये दोनों तो छोड़ दो ना। मैंने बोला ना क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उसमें 40 50 60 बच्चे को समझ आते हैं और बाकी 30 बच्चे को समझ नहीं आते, और वो लोग क्या बोलते, जे टीचर ऐसे पढ़ाया, टीचर ऐसे नहीं पढ़ाया। देखो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव दोनों का कॉम्बाइन यूज होता है, समझ रहे, दोनों का कॉम्बाइन यूज होता है, और दोनों का कॉम्बाइन यूज होता है और तुम बोलोगे हमको समझ नहीं आ रहे, मतलब ये तुमने नहीं किया, ये करने के बाद ये समझ नहीं आ रहे तो तुम बोल सकते हो। मेरे को कभी कोई डाउट पूछता है ना ऑफलाइन क्लास में, मैं पहले बोल देता हूँ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेकर आया, तो मैंने पहले बोलता हूँ तेरे को डेरिवेटिव आ रहे, बोल रहे हाँ सर डेरिवेटिव आ रहे, ट्रिग्नोमेट्री आ रहे तो बोलूंगा, अभी दोनों नहीं आ रहे तो ये दोनों पूछ ले मेरे को डाउट, है ना, ये दोनों पूछ लेना, मैं तो पूछने के लिए तो मैं बोलता हूँ भाई पूछ लो मेरे को डाउट, बट डाउट पूछने से पहले सोच लो तुमने ट्रिग्नोमेट्री किया है, सही है, डेरिवेटिव किया है, सही है, अब अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है, डेरिवेटिव नहीं किया है, तो उसका डाउट ही क्या है, उसको तो समझ ही नहीं आना चाहिए। सोच लो कि वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है और कोई डेरिवेटिव नहीं किया है, उसको इंटीग्रेशन समझ ही नहीं आना चाहिए। डाउट कब होता है पता है क्या, जब तुमको समझ आता है और कुछ क्वेश्चन ऐसा है तुमको समझ नहीं आते, उसमें डाउट बोलते हैं। आप बिल्कुल पता नहीं है तो ये दोनों चैप्टर पहले पढ़, मैं ऐसे बोलता हूं। उसके बाद देखो इनडेफिनाइट को लेके डेफिनेट बनता है, डेफिनेट को लेके एप्लीकेशन बनता है, ये पूरा तो एक दूसरे को इंटरलिंक है। और लास्ट को बच गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कॉम्बिनेशन है, किस किसका कॉम्बिनेशन पता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसे सोच लो डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन, ये दोनों कंबाइन करूंगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट है ना। इसमें मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम में सोच लो सीईटी के लिए बोलूंगा ना, सीईटी के लिए बोलूंगा, जे के लिए बोलूंगा, तो ये 50% कवर कर लेते हैं, पूरा पूरा कवर 50% कवर कर लेते हैं। उसको आ जाते ये वाला टॉपिक। देखो ये 2 3 टॉपिक है ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, आसान टॉपिक है, सबको समझ आएगा। ये तुमको पता नहीं है फिर भी इसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, ये पूरा का पूरा अलग टॉपिक है, पूरा का पूरा अलग टॉपिक है, इसको उसको किस लेना देना नहीं है। ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पूरा का पूरा अलग टॉपिक है। तो तुमको कुछ भी नहीं आ रहे मेरे को कभी पूछ सकते हो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बता दूंगा। कुछ नहीं है इसमें, ऐसा है। वेक्टर 3D ज्योमेट्री, लाइन एंड प्लेन बोलते हैं इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मूला बेस होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं, और तुमको बस फॉर्मूला याद रखोगे और थोड़ा बहुत वेक्टर तुमको फिजिक्स में पता है कैसे करना है ना, डिफिकल्ट नहीं है बट फॉर्मूला बेस है ना। तुमको 3D ज्योमेट्री 3D डायग्राम ये सब तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, हो जाता है ये चैप्टर, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और बचा है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही करते हैं और इतना कुछ है ही नहीं इसमें, तो इतना टॉपिक है। और जो छोटा मोटा टॉपिक है उसको मैं पढ़ा लूंगा, बट पहले इतना पढ़ाऊंगा, इस बेस का पहला टारगेट है इतना। इतना पढ़ाने के बाद मेरे को लगता है हाँ सिलेबस खत्म। उसके बाद जो छोटा मोटा टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, और कुछ टॉपिक बच गया, स्ट्रेट लाइन हो, पेयर स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे कुछ भी टॉपिक बच गया, वो हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो ऐसा है, तो इतना हुआ, ये हो गया बेस का, क्या क्या पढ़ाऊंगा। देखो ना इतना ध्यान से सुनना है तुमको, पहले ना कोई भी पढ़ाई करने से पहले ना तुमको पता होना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो ना मैंने ये शेड्यूल बनाया ना, मैंने प्लान बनाया, कोई भी चीज को ऐसे नहीं किया जाता है जो कुछ भी कर लो, प्लान बनाना चाहिए। मैंने तुमको बैच बनाने से पहले ही मैंने प्लान किया क्या क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, सब कुछ प्लान किया है, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं मुंह उठा के आता हूँ और पढ़ा लेता हूँ। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास में पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो मैंने अभी जो भी पढ़ाऊंगा 10th के बाद, तुमने 11th कुछ नहीं किया है और डायरेक्ट तुम 12 स्टार्ट कर रहे हो भी होगा। ऐसे मैंने सोचा है, और इसको प्लान करने का टाइम मैंने ऐसे सोच के प्लान किया है, जब मैंने सोचा
किसी का 11th नहीं हुआ है तो उसको समझ आना चाहिए, है ना। तो इसके समय मैंने 11th का थोड़ा थोड़ा जो जो टॉपिक 11th पे आएगा उसको मैं कवर करूंगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं, क्या क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के लिए तुमको ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा लेता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो क्लास होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा। इस क्लास का नीचे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला शीट दे दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला शीट भी तुम मिल जाएगा, उस फॉर्मूला शीट को प्रिंट निकाल देना है, नहीं तो खुद लिख देना है। वो पूरा का पूरा साल भर चलता है, साल भर में जितना भी फॉर्मूला होगा उसमें से ही आएगा। ओके, तो पहला हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। देखो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू स्टार्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने कितनी बार बोला है, ये ऐसा टॉपिक है ना बच्चे इग्नोर कर लेते हैं ना, बोलते हैं आसान है ना। देखो स्टार्ट करते हैं। साइन 0 इक्वल टू 0 है। ओके, ये तुमको पता है। देखो क्या है, मैंने ड्रॉ कर रहा हूं। साइन 0 क्या है? 0 है। अब साइन 0 0 है तो देखो मैंने 0 1 मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 0 1 मेथड। 0 1 मेथड में क्या होते हैं? सर ये 0 है, क्या है? तो ये क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 0। ये क्या होगा? -1। 0 1 0 -1। मतलब समझ आ रहे? 0 1 0 -1 ऐसे घूमता रहेगा ये ना। तो 0 1 0 -1 स्टार्टिंग क्या है? साइन 0 0 है। इधर आ जाओ, इधर क्या होते हैं? cos 0 1 है। पहले ही बोल दिया, क्या इसको बोलते हैं? 0 1 मेथड बोलते हैं। मतलब स्टार्टिंग 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद फिर से 1 होगा। 0 1 0 -1। बोलो देखो क्या होते हैं? 0 1 0 -1। 0 1 0 1 होता है, नीचे क्या होते हैं? माइनस होते हैं, -1। स्टार्टिंग क्या होगा? 1 होगा। 1 0 -1 0। देखो 1 0 1 होना चाहिए था, इस साइड क्या होते हैं? माइनस होते हैं, इसलिए -1। ये दोनों डायग्राम तुमको पहले पता होना चाहिए, समझा? ये दोनों डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इस डायग्राम से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, थीटा का वैल्यू पूछेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेगा, इसमें से ये करूंगा मैं। तो पहले क्या है? ये है। इससे बात अब तुमने मैंने बोल दिया सर ये जो आपने बोला है, इससे पहले मैंने तुमको बोल देता हूं इसमें क्या क्या होता है। देखो बनाया मैंने, चलो बनाता हूं। देखो क्या क्या है। सर ये 0 है, हमने ऐसे एंगल मेजर करते हैं, एंगल ऐसे मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। बचपन से ये ही कर रहे हैं और इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। हम एंगल ऐसे मेजर कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। ये 10th क्लास से पहले ये नहीं था, 10th क्लास में ये नहीं था, हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ये क्या है? नेगेटिव। मतलब मैंने इस साइड में एंगल मेजर करूंगा, मेरे को इस साइड में एंगल मेजर करूंगा, ये 90 डिग्री होता है तो इस साइड में क्या होगा? -90 डिग्री होगा। समझ आए? ऐसा है, देखो अच्छे से देख लो। इस साइड में एंगल मतलब तुम ऐसे घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो तो पॉजिटिव है। तुम ऐसे घूम रहे हो तो नेगेटिव है ना। फिर से बोल देता हूं, फिर से तुमको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने इसको फिर से बोल देता हूं कैसा है। देखो बताओ फिर से। तुमने ऐसे घूम रहे हो, देखो कैसे घूम रहा हूं, डायरेक्शन दे देता हूं। ऐसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तुमने ऐसे घूम रहे हो, देखो कैसे, देखो रेड वाला कैसे घूम रहे हो, देखो रेड वाला घुमाता हूं तो इसको बोलते क्लॉकवाइज पॉजिटिव।
ये दोनों है। पहले इतना समझ आया। चलो, इसके होने के बाद फिर से डायग्राम बनाता हूं। देखो अच्छे से देख लो, हर चीज ना मैंने ऐसे बोल रहा हूं जैसे तुमको समझ आए। देखो क्लास में क्या है ना, मैंने इसीलिए बोला था कि ये तुमको समझ आना चाहिए, और अच्छे देख लो, मैंने एक एक करके बताता हूं। सर ये 0 है, ठीक है, 0 है, सही है। ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और ये 360 है। अब एक्चुअली क्या होता है पता है क्या, डिग्री में बोल दिया मैंने, हमने ना डिग्री में नहीं लिखते। क्या है, डिग्री में नहीं लिखते, और सब कुछ क्या लिखते, रेडियन में लिखते, मतलब पाई में लिखते। और पाई क्या होता है पता है क्या, मैं बोल देता पहले, पाई इक्वल टू 180 होता है। पाई इक्वल टू 180 डिग्री में। रेडियन में होगा तो आपने जो 10th क्लास में पढ़ाई की थी 3.14 22/7 डिग्री में बोलेंगे तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 डिग्री जब होता है ना, तो सोच लो ना, ये 0 360 है, ये 90 है, ये 180 है, 270 है। अब मैंने अभी के बाद, अभी मैंने पहली बार लिख लिया ऐसे, अब मैंने ऐसे नहीं लिखूंगा। अब मैंने ये पूरा को कैसे लिखता हूं, देखो ये वाला होता है ना, इसको पूरा अच्छे से याद रखना। सर 0 पाई/2 90 है कि नहीं, 180/2 पाई, और ये क्या है 3/2, और ये क्या है 2 पाई। देखो इसको दोनों को कैसे लिखता हूं, और ये दोनों को कैसे लिखता हूं, अच्छे से देखो। ये दोनों को कैसे लिखता हूं, देखो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 0 2 4 6, ये इवन नंबर है कि नहीं, तो ये पूरा क्या होगा, इवन पाई होगा। और ये क्या होगा सर, 3 5 7 ऑड पाई होगा। इवन पाई मतलब क्या होता है, इवन नंबर कैसे लिखते हैं, 10th क्लास में क्या पढ़ाए थे, इवन नंबर 2n होता है, तो ये क्या होगा 2n पाई होगा। n इक्वल टू 1 पुट करो 2, n इक्वल टू 2 पुट करो 2 2 जा 4, n इक्वल टू 3 पुट करो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये क्या है 2n+1 पाई। देखो इसका 2 होता है, मैंने इसको इस साइड में देता हूं। देखो इसमें क्या होता है 2 होता है, देखो तुमने 2n+1 ले सकते हो। n इक्वल टू क्या पुट करते हो, 0 स्टार्ट करते हो। n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 0, मतलब n बिलोंग्स टू होल नंबर। सेम को कोई भी लिखते 2n-1, इधर क्या करते, ये भी होगा ऑड नंबर, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते, और n बिलोंग्स टू क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ये दोनों का दोनों को मैंने लिख सकता हूं ऑड का टर्म में। मतलब तुमने 2n+1 पुट कर रहे हो तो n 0 से स्टार्ट करते हो, 2n-1 करते हो तो n 1 से स्टार्ट करते हो। ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। तो हमने क्या लिखे 2n+1 पाई लिख सकते हैं, और 2n-1 भी लिख सकते हो, दोनों बता दिया मैंने। तो ये डायग्राम है, ये तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। पाई/2 3 पाई/2, ये क्या होगा 5 पाई/2, ये क्या होगा 7 पाई/2, ये क्या होगा 9 पाई/2, और ये क्या होगा 11 पाई/2। तो सारे के सारे ऑड नंबर है ना। अब सारे के सारे ऑड नंबर है, तो इन दोनों में ऑड नंबर आएगा। इधर क्या है पाई हो रहे, और इन दोनों में पाई/2 हो रहे। एक पाई/2 होगा तो तीसरा 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2, ऐसे बढ़ते जाएगा। ये हो गया इसका डायग्राम। ओके, अब डायग्राम होने के बाद देखो ये वाला डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये बताया, इससे पहले ये
देखो ना, तुमको ये वाला सब मिल जाएगा ना, तुमको पूरा पीपीटी दे दूंगा और फॉर्मूला सीट भी दे दूंगा, कुछ नहीं है। चलो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू पढ़ेंगे अभी। तो 0 1 का वैल्यू हो गया ना, 0 1 का वैल्यू से देखो हमको कोई वैल्यू चाहिए, देखो लिखता हूं। मेरे को कोई बोलेगा साइन 7 पाई/2 का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं गिनते। पहले साइन 0, साइन 0 कितना है, 0 है। अब साइन 0 0 है तो पहले इतना लिख देना है, लिख देना है। 7 पाई/2 मतलब क्या होगा, इन दोनों में आएगा कि नहीं, तो ऊपर आएगा तो पाई/2 है, तो नीचे आएगा क्या होगा 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2। देखो 1 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2। तो इस जगह पर आंसर क्या आ रहे -1, तो इसका आंसर क्या होगा -1। देखो इससे आसानी हो सकता है। मेरे को कोई पूछेगा साइन, मेरे को क्या पूछेगा कॉस -5 पाई/2, कॉस 5 पाई/2 कोई पूछेगा तो क्या करूंगा, वही मैंने बोला ना ये डायग्राम है, कॉस 0 का डायग्राम। बोलो कॉस 0 क्या क्या था, 1 क्या था, 1 0 -1 0। देखो ये 0 है, 0 है, इधर पाई/2 आता है ना, इधर पाई/2 आता है ना, कोई भी पाई/2 होगा तो आंसर क्या होगा इसका 0 होगा। समझ आ रहे, ऐसे ही तुमको कोई भी वैल्यू पूछेगा, कोई भी वैल्यू पूछ लिया, देखो मेरे को कोई पूछेगा साइन पाई क्या होगा, 0 है। साइन 2 पाई क्या होगा, 0 होगा। मेरे को कोई बोलेगा साइन 1000 पाई क्या होगा, 0 ही होगा। देखो ना वही फॉर्मूला 0 1 0 -1। इस साइड में क्या क्या आते हैं, 0 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, जितने भी पाई आएगा सबका आंसर क्या होगा 0 होगा ना। कोई भी आंसर आएगा क्या होगा 0 होगा। इसके बाद कोई मेरे को पूछेगा साइन 3 पाई/2 क्या होगा, तो काउंट कर लेना, इधर काउंट करो, पहले बोलो, पहले पाई/2 होगा, नीचे के 3 पाई/2 -1 होगा। कोई मेरे को ऐसे बोलेगा साइन 13 पाई/2, साइन 13 पाई/2 कोई पूछेगा तो क्या करूंगा, साइन 30 पाई, तो स्टार्ट करो 1 3 5 7 9 11 13, आंसर कितना होगा 1 होगा। काउंट करना है, देखो स्टार्टिंग 1 है, और नंबर है 3 5 7 9 11 13, 1 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। सिमिलरली कॉस के लिए जाएंगे तो बोलो, कॉस के लिए डायग्राम बनाएंगे। कॉस का क्या होते हैं, कॉस 0 = 1 होते हैं, 1 0 -1 0। मैं बोलूंगा कॉस 7 पाई/2, आंसर क्या होगा, सर ये पाई/2 होता है, ये पाई में आता है, अभी मैंने बोल दिया। अब ये पाई/2 पे आता है तो तुम बोलो पाई/2, 3 पाई/2, 7 पाई/2, कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मैं लिखूंगा कॉस 2021 पाई/2, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मैं लिखूंगा कॉस 2025 पाई/2, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखो जो और टर्म दिखेगा 0 है, इधर और टर्म दिखेगा तो क्या होगा 0 होगा, कोई टेंशन नहीं। तो मैं बोलो कॉस 2n+1 और टर्म है कि नहीं, अपन में पाई/2 करो, आंसर क्या लिखो 0 लिखो, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, 1 और -1 कब होते हैं, 1 देखो 1 और -1 ये सब का सब ऐसे होता है, कॉस 0 1 है, कॉस
2 पाई, देखो इधर क्या क्या आता है, 0, 2 पाई याद है, 4 पाई, 6 पाई, तो सारे के सारे इवन पाई इधर आता है। तो मैं कॉस का इवन नंबर देखूंगा तो 1 लिख दूंगा, मतलब कॉस 2026 पाई। आंसर क्या होगा बोलो सर, इवन नंबर है, आंसर 1 है। और नंबर होगा तो देखो इधर और नंबर है कि नहीं, इधर क्या आ रहा था, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई और पाई, तो कॉस 3037 पाई, ये क्या और नंबर है ना, आंसर क्या होगा पता है, -1 होगा। कोई मेरे को बोलेगा कॉस 25 पाई, आंसर क्या होगा, -1 होगा। ये है, ये तुमको पता होना चाहिए। इसमें π/2 और नंबर आते हैं, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। अब इधर तो इवन नंबर नहीं आ सकते, डिवीजन 2 हो रहे तो इवन नंबर कैसे आएगा, मतलब इधर से 22 π/2 लिखोगे तो ऑटोमेटिक 11 हो जाएगा ना, तो इधर नहीं आएगा, तो ऐसा है। ओके, अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ते, देखो ना अभी मैंने बेसिक बता रहा हूं, देखो ना मैंने इस चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने पढ़ाया ना, एक्चुअली 11 में पढ़ाया था, पूरा का पूरा 11th में, और पूरा का पूरा क्लास लेके मैंने इसको पढ़ाया था। तो अभी मैंने पास उसको बता रहा हूं, तुमको इतना पता होना चाहिए। देखो अभी कोई 10th पढ़ के आते हैं ना, तो उसको हम स्टार्टिंग से ये पढ़ाते, स्टार्टिंग ये पढ़ाते हैं हम, जब वो अप्रैल मई में आते हैं ना, इसको हम पढ़ाते। अब इसको हम उस टाइम पढ़ाते, अब तुमको अभी पढ़ा रहे, तो तुमको समझ आना चाहिए। और इसमें कुछ डाउट होगा तो मेरे को पूछ सकते हो ना, हर जगह पे मैं बनाऊंगा ऐसे, मतलब मैं इसको अभी पढ़ा लिया, जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही बनाऊंगा, 0 1 0 काउंट करूंगा, हर एक के वैल्यू लिखूंगा। चल स्टार्ट करते हैं। ये वाला वैल्यू देखो, cos π/3 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, इसका वैल्यू पढ़ते हैं। वैल्यू हो जाना चाहिए पहला क्लास, देखो ना मेरा पहला क्लास में मैंने तुमको पहले ही बोल के रखा था, जब पहला क्लास मेरा वैल्यू हो जाना चाहिए, वैल्यू होगा तो तुमको पता है क्वेश्चन हो जाते हैं, मैंने क्लास में किया है, तुमको पता होगा, जिसको वैल्यू आ रहे उसका क्वेश्चन हो रहे, जिसको वैल्यू नहीं हो रहे नहीं होगा उसे, है ना, तुमको पता है, और मैं बोल भी रहा हूं वही चीज, जो वैल्यू चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 10th क्लास में तुमने ये वाला डायग्राम अच्छे से किए थे, कौन सा वाला डायग्राम, देखो लिख देता हूं तुम्हारे लिए, साइन कॉस 10, चल 30 डिग्री में लिखता हूं तुम्हारे लिए, तुम 10th बोल रहे हो तो डिग्री तुम्हारे थे, इसके हिसाब से लिख लेता हूं। क्या होता है 1/2, अब ये बोलना मतलब ये नहीं आ रहे बोल के, और इसको उल्टा करके लिख रहे थे, इसका क्या होता है देखो 1 और √3, 1/√3, 1/1 ऊपर को ऊपर करें, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, √3/1 इसका √3 आएगा। ये 10th क्लास में तुमने क्या होगा। ओके, अब देखो इसको 10th क्लास में तुमने किया है और इतने लिखा है तुमने, इसको ही लिखता हूं, ये जो लिखा है ना तुमने 30 डिग्री, इसको क्या लिखता हूं पता है क्या, π/6 लिखूंगा। अब मतलब क्या है पता है, 30 डिग्री इक्वल टू π/6 है, मैंने ऐसे बोलूंगा अभी 45 डिग्री, π/4, 6 डिग्री, ये तीन चीजें अभी है। ये तीन चीज के बारे में चलता है ना, अब तीन चीज को अच्छे से पढ़ाऊंगा और क्या क्या है इसमें बता दूंगा तुमको। अब ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू खत्म, बस आज का लेक्चर खत्म, वैल्यू हो गया तो आज का लेक्चर खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ही नहीं पूरा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, वैल्यू पता है ही नहीं कुछ, इसलिए तो मैंने बेसिक पढ़ाऊंगा, मतलब यही ये वैल्यू वाला पढ़ाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, वैल्यू क्या है। देखो हमने दो चीज पढ़ते हैं, नो चेंज और चेंज। नो चेंज और चेंज, देखो हमने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे, तो मैंने क्लास में ये पढ़ाया था, अभी मैंने दो मतलब लास्ट 6 साल से मैं जितने कर रहा हूं ना, मैं नो चेंज में कर रहा हूं। मैं चेंज को कभी यूज करूंगा पता है, जब मेरे को जरूरत होगा, मेरे को लगेगा हाँ चेंज कर लेंगे इधर,
हाँ, ऐसे चेंज करने से हो जाता है, नहीं तो देखता हूँ हाँ ये चेंज हुआ है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में नो चेंज ही यूज करता हूँ। नो चेंज में क्या है, टेंशन नहीं, स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे नो चेंज वाला। तो नो चेंज में पहला काम क्या है हमारा, हमने देखो पहले हमको ये पता होना चाहिए इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ओके, और इधर क्या होते हैं, साइन कोसेक पॉजिटिव, इधर कॉस सेक पॉजिटिव, इधर टेन कॉट पॉजिटिव। ये भी 10th क्लास में पढ़ाई किए थे, समझ ना, ये भी 10th क्लास में पढ़ाई किए थे, और ये पहला काम बोला। अब नो चेंज, पहले तो हमने नो चेंज के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में देखते हैं पहले इसको क्या है। नो चेंज के काम करता हूं, नो चेंज में हमने इसको क्या करेंगे, नो चेंज साइन कोसेक टेन कॉट कॉस सेक ऑल पॉजिटिव वाला। कैसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो क्या होते हैं इस क्वाड्रेंट का पहले पढ़, ये 0 से नेगेटिव लाइट, 0 से लेकर पाई बाई 2, इधर जो भी आता है ना उसको हम थीटा मानते हैं। फर्स्ट वर्ड सारे के सारे पॉजिटिव थीटा है, इसमें जो आएगा ये क्या है मेरा पाई है, ये मेरा क्या है 2 पाई है, इधर जो आएगा उसको हम बोलेंगे पाई माइनस थीटा। देखो हम कैसे घूम रहे हैं, ऐसे, देखो कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। अब ऐसे घूम रहे तो 0 से लेके हमने इधर तक पाई से आएंगे, और इस क्वाड्रेंट में आने के लिए हमको क्या है पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा मतलब पाई माइनस थीटा। 0 से लेके हम पाई तक आएंगे और इस क्वाड्रेंट को आने के लिए हम पीछे जाना पड़ेगा, तो क्या होगा पाई माइनस थीटा। सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में आगे आना पड़ेगा, तो पाई से आगे, तो क्या होगा पाई प्लस थीटा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, 0 डिग्री है, इस क्वाड्रेंट में आने के लिए मेरे को 0 से लेके पाई तक आना पड़ेगा, और पाई से पीछे जाना पड़ेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, पाई से आगे आने से थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। इस क्वाड्रेंट आने के लिए क्या है सर, फिर से घूम के इधर आओ, 2 पाई से क्या करना है तुमको इतना पता। देखो मैंने ये सिर्फ 12th बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं, है ना, मतलब 12th में बच्चों को ये समझ आना चाहिए जो वैल्यू कैसा होता है। देखो 11th बच्चों को ना हम पूरा डिराइव करके अच्छे से बताते हैं, और पूरा का पूरा क्लास लेते, 2 3 4 क्लास लेके इसको पढ़ाने के लिए 2 3 क्लास लेते एक एक करके। अभी तुमने 12th हुआ है तो तुमको क्या है ना इतना पता होना चाहिए, नहीं पता है तो तुमको समझ आना चाहिए, नहीं पता है ना कैसे कैसे हो रहा है, और तुमको तो इतना तो पता होगा ना 10th क्लास में। और ये 90 डिग्री है, ये पाई मतलब मैंने बोल दिया 180 डिग्री है, इधर से पीछे जाना है तो 180 डिग्री माइनस थीटा है, इधर से आगे जाना है तो 180 डिग्री प्लस थीटा है। बस मैंने 180 डिग्री नहीं बोल के पाई बोल रहा हूँ, इधर से जाना है तो पाई माइनस थीटा, इधर से आऊंगा तो पाई प्लस थीटा। ओके, अब इधर से क्या है 2 पाई 360 है, एक रोटेशन पूरा घूम रहा हूं, इधर से आऊंगा तो 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लिया। अब 4 क्वाड्रेंट की बात कर लिया तो देखो स्टार्ट करते हैं, 0 पाई, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये थीटा है, ये 2 पाई माइनस थीटा। नो चेंज का मतलब क्या है देखो पहले, नो चेंज का मतलब क्या है, तुमने साइन 60 डिग्री लिखोगे, मतलब तुमको जो होता है तुम्हारे हिसाब से पाई बाई 3 बोलते, देखो ना 60 डिग्री, तो ये पहला क्वाड्रेंट में आएगा, कोई टेंशन नहीं होता है, इसमें क्या लिखेंगे वैल्यू √3/2 लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब इसका आगे कोई क्वाड्रेंट जाएगा तो मतलब देखो मैं लिखूंगा 120, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो देखो इधर तुमको पहले पता होना चाहिए ये 120 कितना कम है, कितने से 180 से, पहले बोलते हैं 180, 180 से कितना कम है, तो कितना कम है 9, 180 से 60 कम है। नो चेंज मतलब क्या पता है, ये साइन साइन ही रहेगा, इसलिए मैंने नो चेंज बोल रहा था। नो चेंज मतलब क्या होता है, ये साइन साइन ही रहेगा, 180 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 60।
इधर ध्यान देना है, साइन देना है। साइन का क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो कोई टेंशन नहीं है, साइन 60, मतलब आंसर कितना आएगा, √3/2 है। इसको हमने रेडियन में लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे पता है, साइन। देखो रेडियन में लिख रहे हैं तो क्या होगा, पाई माइनस पाई/3 लिखेंगे। देखो 180 माइनस 60 पाई/3 इसके हिसाब से लिखेंगे। तो पहले तुमको ये पता होना चाहिए, ये होता है नो चेंज। साइन कॉस कोई भी होगा, तो मैंने देखो अभी मैंने कॉस के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कॉस के लिए लिखूंगा। सोच लो कॉस पाई प्लस पाई/6, कॉस पाई प्लस पाई/6 कितना होता है, 7 पाई/6। इसका वैल्यू निकालना है तो पहले देखो कॉस पाई निकाल दो, सर पाई, ये पाई है, इससे आगे जाना है मतलब पाई प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। देखो पहले लिखता हूं, सर कॉस पाई प्लस पाई/6 का मतलब, देखो कॉस पाई प्लस पाई/6 का मतलब कॉस ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। देखो ना नो चेंज वाला कैसे, ये नो चेंज, ध्यान से रखना, मैं हमेशा बोल रहा हूं नो चेंज मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, कॉस रहेगा, ये डिलीट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, पाई/6। पाई/6 मतलब बोलो 10th क्लास के हिसाब से तुम बोलोगे 30 डिग्री। कॉस 30 मतलब कितना होगा, √3/2 है। तो कॉस 7 से पाई/6 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 है। तो तुमको ना इसका वैल्यू पता होना चाहिए, हर एक का वैल्यू पता होना चाहिए, तुमको सीक्वेंस पता होना चाहिए कैसे मैं लिख रहा हूं। और मैं जब भी वैल्यू लिखूंगा तो तुमको समझ आएगा कि कॉस पाई/6 में लिखा, मैंने क्या लिख रहा हूं, साइन देख रहा हूं। और साइन क्या है इसका, देखो पाई प्लस पाई में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। आंसर क्या होगा, नेगेटिव। साइन देना है, ध्यान रखना, याद रखना, साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वैल्यू तो सब वही आएगा, देखो वैल्यू क्या क्या आएगा पता है, 1/2 आएगा, √3/2 आएगा और 1/√2 आएगा, ये तीनों ही वैल्यू आएगा। बट क्या है, कहां पर पॉजिटिव आएगा कहां पर नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। नहीं तो वैल्यू तो तीनों ही आएगा, तीनों के बाद और दूसरा वैल्यू पूछता नहीं ना, पूछेगा तो उसके हिसाब से निकालेंगे। तो ये है पहला के वैल्यू तुमको पता होना चाहिए। ओके, देखो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला ट्रिग्नोमेट्री वही तुमको पहले बोल दिया था, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है ना, इसका ही मैंने बोला। देखो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आएगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से पहले है ना, इसका अभी देखो अभी क्या होगा पता है, अभी देखो तुमको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला मिल जाएगा, इधर से क्या हो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, इधर तक क्या है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वाला है ना, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वाला। अब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में तुमको पहले पता होना चाहिए क्या वैल्यू होता है, कहां पर चेंज होता है, कहां पर नो चेंज होता है। नो चेंज तुमको अभी नहीं चाहिए, मैंने तुमको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए नो चेंज नहीं दिया है तुमको। देखो पॉइंट टू पॉइंट आना चाहिए, चेंज नहीं होगा, नो चेंज में ही करेंगे है ना। तो नो चेंज में करेंगे तो तुमको पहले अभी बोल देता हूँ, पूरा का पूरा क्लास में मैंने जो पढ़ाया, आज का पहला क्लास में मैंने तुमको बोला था ना वैल्यू पढ़ाऊंगा, वैल्यू अच्छा होना चाहिए। तो पहला तुमको पूरा का पूरा क्लास में समरी बोलूंगा तो पूरा क्लास का साइन 0, 0 1 0 -1 ये पता होना चाहिए, कॉस 0 1 0 -1 0 ये पता होना चाहिए। उसके बाद इस जगह पे देखो, इस जगह पे क्या क्या होता है, सर इधर 0 होता है, इधर पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, ये 6 पाई होता है, ये इवन पाई होता है। और इधर क्या होता है, देखो इधर क्या होता है, सर इधर पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, 7 पाई होता है और पाई होता है। इस केस में क्या होता है, सर इधर पाई/2 होता है, 3 पाई/2 होता है, इधर 5 पाई/2 होता है, 7 पाई/2 होता है, 9 पाई/2 होता है,
11 पाई/2 होता है, ऐसे और नंबर बढ़ता रहता है। पहला वाला इतना पता होना चाहिए। इतना पता होने के बाद इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इधर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इधर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इधर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ये पता होना चाहिए, समझे? ए। अब इतना होने के बाद तुमको क्या पता होना चाहिए? सर इधर थीटा होता है, इसमें क्या होगा? पाई माइनस थीटा, नो चेंज। और ये क्या होगा? पाई प्लस थीटा। अब इसका भी तुमको फॉर्मूला चाहिए तो भी लिख देता हूं। क्या क्या होगा? साइन पाई प्लस थीटा। क्या होगा? साइन पाई प्लस थीटा, नो चेंज। मतलब क्या होगा? साइन ऐसे ही रहेगा। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव साइन, ये कैंसिल होगा और ये क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा। मेरे को ये बोलेगा कॉस पाई प्लस थीटा, क्या होगा? कॉस में क्या लिखने? देखो ये मेरा पाई है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, माइनस कॉस, नो चेंज बोल रहा हूं, कुछ चेंज नहीं होगा, बस पाई कैंसिल होगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा? पाई माइनस थीटा मतलब क्या होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये कैंसिल, साइन ही रहेगा, नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, बाकी सब सेम है। मेरे को ये बोलेगा साइन 2 पाई माइनस थीटा, क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन 2 पाई माइनस थीटा। ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, 2 पाई कैंसिल, साइन साइन ही रहेगा, और ये क्या होगा? साइन थीटा। ये क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा कैसा होगा बताइए? सेकंड क्वाड्रेंट है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा बोलो? 2 पाई माइनस थीटा। देखो मैंने जो बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चन में होगा 0 पाई 2 पाई। ये 2 पाई है, मेरे को पीछे आना है, 2 पाई माइनस थीटा होते हैं। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस कॉस ही रहेगा, ये डिलीट, आंसर क्या होगा? कॉस थीटा होगा। इतना तुमको पता होना चाहिए। देखो मैंने आज एक कॉन्सेप्ट बताया है ना, इसका ऊपर क्वेश्चन करूंगा, सॉल्व। मैंने इसको स्लो प्रोसेस करूंगा, मैंने पहले ही सोच कर रखा था, मतलब स्टार्टिंग में मैंने इसको स्लो करूंगा, जैसे जैसे तुमको समझ आएगा, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू समझ आएगा, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन बनाना है। अब तुम क्वेश्चन खुद बना दोगे, बट स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। मैंने देखो, मैंने ये जो क्लास अरेंज कर रहा हूँ ना, पूरा का पूरा ऑफलाइन बच्चे को सोच के ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहा हूँ बच्चों को समझ नहीं आ रहे। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पता नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पता नहीं है तो मैं कितने भी पढ़ा लूंगा तो उसको समझ नहीं आएगा, हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू फंसेगा। ये 2 पाई माइनस थीटा में नेगेटिव कैसे हो रहा है, ये पॉजिटिव कैसे हो रहा है, हर जगह पे ये वैल्यू तुमको हमेशा प्रॉब्लम देगा। इसीलिए मैंने ये क्लास अरेंज कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो पढ़ाया, इसके हिसाब से मैंने तुमको क्वेश्चन कराऊंगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे, इसका क्वेश्चन बनाएंगे और इसको मैं रिवाइज करूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।